हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग कल जो है यूपी पीसीएस का 2019 का पेपर जो है सॉल्व कर रहे थे कि किस तरीके से पेपर आया हुआ था, तो आप लोगों ने देखा। तो उसी सीरीज़ को जो है हम लोग आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची दो सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर को चुनिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मुल्ला दाऊद, उसके सामने दिया गया है चांदायन। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है दामोदर कवि, तो उसके सामने दिया गया है आशिका। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सोमनाथ, उसके सामने दिया गया है पद्मावती कथा। चौथा ऑप्शन दिया गया है अमीर खुसरो, उसके सामने दिया गया है राग विबोध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह यह हो जाएगा कि इसमें जो मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद का क्या हो जाएगा, चांदायन हो जाएगा। और दामोदर जो कवि है उसका पद्मावती कथा हो जाएगा। इसके बाद जो सोमनाथ है उसका हो जाएगा राग विबोध। इसके बाद जो अमीर खुसरो इसका हो जाएगा आशिका। तो अर्थात इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह भी हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 54 कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को जो है संरक्षण दिया था। तो पहला ऑप्शन है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है मालवा का राज बहादुर, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि मेवाड़ का उदय सिंह, चौथा ऑप्शन दिया गया है गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि भाटा का राजा जो रामचंद्र सिंह थे उन्होंने अकबर से पूर्व जो है तानसेन को संरक्षण दिया था। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ राजवंश दिया गया है, एक तरफ उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया पल्लव के सामने वारंगल दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया पांड्य के सामने कांची दी गई है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है यादव के सामने मदुरा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद जो है अगला ऑप्शन दिया गया काकतीय के सामने देवगिरी दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो पल्लव का क्या हो जाएगा, तो पल्लव का जो है कांची हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो बी का पांड्य का मदुरा हो जाएगा। ठीक। इसके बाद जो सी है उसका यादव का देवगिरी हो जाएगा और जो काकतीय है उसका जो है वारंगल हो जाएगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2341 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित स्मारकों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया राबिया दौरानी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है। दूसरा दिया गया शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह भी सासाराम में स्थित है। तीसरा दिया गया हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है। और जो चौथा दिया गया कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है, तो अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में स्थित है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे पहला मतलब कालानुक्रम के अनुसार जो है इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 56 का। तो सबसे पहले जो है अटाला मस्जिद जो है जौनपुर, इसके बाद जो है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, इसके बाद हुमायूं का मकबरा, फिर जो है लास्ट में हो जाएगा राबिया दौरानी का मकबरा। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा सबसे पहले स्थान पर अटाला मस्जिद, चौथा ऑप्शन, फिर जो है दूसरा ऑप्शन शेरशाह सूरी का मकबरा, फिर जो है तीसरा ऑप्शन, इसके बाद जो है पहला ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। दूसरा ऑप्शन दिया गया मनसबदारी का पद पैतृक था। इसके बाद नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट में दिए गया है केवल पहला सही, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1 व 2 दोनों सही, तीसरा ऑप्शन दिया गया है केवल बी सही अर्थात केवल दूसरा सही, चौथा ऑप्शन दिया गया ना तो 1 सही ना तो 2 सही। तो जो 57 का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था और मनसबदारी का पद जो है पैतृक नहीं था। यह ऑप्शन जो है गलत है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए।
सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है इलाहाबाद की संधि, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मंगलौर की संधि जो 1784 ईस्वी में दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया सालबाई की संधि 1769 में, चौथा ऑप्शन दिया गया है मद्रास की संधि 1765 ईस्वी में। तो जो 58 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि जो पहला इलाहाबाद की संधि है वह 1765 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जो मंगलौर की संधि है वह जो है 1784 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जो सालबाई की संधि है वह जो है 1782 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जो है मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर 58 का हो जाएगा वह सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर इसमें सी हो गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो इसमें क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं कि वो कालानुक्रम से और जो है मिलान के लिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे गए हैं इसमें। तो पहला इसमें दिया गया पूना एक्ट कब हुआ, दूसरा दिया गया गांधी इरविन समझौता, इसके बाद तीसरा दिया गया क्रिप्स मिशन, चौथा दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले क्या कौन हुआ, सबसे लास्ट में क्या हुआ। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, फिर जो है गांधी इरविन समझौता हो गया, फिर पूना पैक्ट हो गया, फिर जो है क्रिप्स मिशन सबसे लास्ट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का वह सी हो जाएगा कि 4213 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला ऑप्शन दिया गया केवल एक, दूसरा ऑप्शन दिया गया एक व दोनों, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया केवल दो, चौथा दिया गया ना तो एक सही ना तो दो सही। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 1905 के संदर्भ में कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसके बाद पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया गया। तो इसमें जो राइट आंसर हो गया मतलब यह दोनों सही हो जाएगा, एक और दो दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि हु प्रिपेयर्ड CR फार्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया। तो पहला ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि चित्तरंजन दास, चौथा ऑप्शन दिया गया है BP मेनन। तो जो 61 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजगोपालाचारी जी ने CR फार्मूला को बनाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया भी राजगोपालाचारी जी जो है बनाए थे। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया वाज रिटन बाय द राइज एंड जो है इस बुक के कौन लेखक थे। तो पहला ऑप्शन दिया गया पार्थ सारथी गुप्त, दूसरा ऑप्शन है S गोपाल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है BR नंदा, चौथा ऑप्शन दिया गया है बिपिन चंद्र। तो जो 62 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिपिन चंद्र जो है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है केवल मूल कर्तव्यों में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें कि A और B दोनों, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो 63 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि A और B दोनों, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और केवल मूल कर्तव्यों यह दोनों में जो है दिया गया है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 50% सीटें जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग रहते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। तो जो 64 का राइट आंसर हो जाएगा
इसमें जो है केवल तीसरा सही होगा कि मध्यवर्ती स्तर पर जो है एक पंचायत होगा, यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया कि केवल 3 जो है, यही तीसरा सही है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया गया RTI अधिनियम, दूसरा ऑप्शन दिया गया RTI अधिनियम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मनरेगा, चौथा ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो जो 65 का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि RTI एक्ट के तहत जो है MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत के संबंधित है। इसके बाद आप लोग बताइएगा कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, तो पहला ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि अन्नपूर्णा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो जो 66 का राइट आंसर हो जाएगा वह 80 हो जाएगा कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है गरीबी रेखा से नीचे के लिए जो है सम्मिलित नहीं है इस कार्यक्रम से। तो हम लोग आगे चलते हैं कि किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? पहला ऑप्शन दिया गया लॉर्ड ब्राइस, दूसरा ऑप्शन दिया गया आइवर जेनिज, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया HJ लास्की, चौथा ऑप्शन दिया गया KC व्हीयर। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। KC व्हीयर जो है उन्होंने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, दूसरा ऑप्शन दिया गया भारत का संविधान लागू हुआ, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, चौथा ऑप्शन दिया गया है जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो जो 68 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा यह जो है चारों जो है यह सही है घटनाओं के हिसाब से जो कालानुक्रम दिया गया है। तो आप लोग यह बताइएगा कि जो जम्मू कश्मीर में जो है कब जो है इसमें किस डेट को जो है क्या कहते हैं इसको, कि जम्मू कश्मीर में जो है जो भारत का जो संविधान है उसको लागू किया गया। इसके पहले जो है जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी, तो वहाँ पर जो है पूरे भारत का जो कानून है वहाँ पर नहीं चलता था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब जो है जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू किया गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे कथन को आर कारण जो है कहा गया है। तो इसमें जो है आप लोग बताइएगा कि कथन ये है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनंत अधिकारिता है। कारण क्या है इसका? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर जो कथन है वह एक ही सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर जो कथन है वह एक ही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, चौथा ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो 69 का राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है और आर जो कथन है वह एक ही सही व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया 26 जनवरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया 2 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन दिया गया 21 अप्रैल को, चौथा ऑप्शन दिया गया 24 अप्रैल को। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो पहला ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 38, दूसरा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 39 है, तीसरा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 45 और चौथा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 43 है। तो जो 71 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 43 अर्थात डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया यह लागू किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यह लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 72 का राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना जो है विधिक स्वरूप है, यह लागू नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन दिया गया राज्य की कार्यपालिका शक्ति। दूसरा ऑप्शन दिया गया राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें। तो तीसरा ऑप्शन दिया गया राज्यपाल की पदावधि। चौथा ऑप्शन दिया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो जो 73 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में दिया गया है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है मार्कंडेश्वर। दूसरा ऑप्शन है कैलाश। तीसरा ऑप्शन है मनु देवी। चौथा ऑप्शन है भीमा शंकर। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा। मार्कंडेश्वर जो है यह विदर्भ के खजुराहों के रूप में जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सूचियों में कोट को सही उत्तर चुनिए। तो पहले सूची में तूफान या हरिकेन को दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सर्वाधिक प्रभावित देश। तो इसमें जो है पहला दिया गया ऑप्शन डोरियन के सामने दिया गया बहामास। इसके बाद हैजीवीज दिया गया, उसके सामने चाइना दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है लेकिमा के सामने जेजू दक्षिण कोरिया दिया गया है। चौथा ऑप्शन है मिटाग के सामने जापान दिया गया है। तो जो 75 का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि जो डेरियन है, डेरियन जो है बहामास का तूफान है, इससे जो है बहामास सब सर्वाधिक प्रभावित है। इसके बाद जो बी है वह जापान है, हेजीवीज का जो है जापान हो जाएगा। फिर जो सी है उसका चाइना हो जाएगा लेकिमा का, और मिटाग जो है जेजी अर्थात दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की? तो पहला ऑप्शन दिया गया बेनिन। दूसरा ऑप्शन दिया गया गंबिया। तीसरा ऑप्शन है गिनिया। चौथा ऑप्शन दिया गया सिएरा लियोन। इसके बाद जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का वह डी हो जाएगा कि सिएरा लियोन में जो है 2019 में भारत जो है उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 77, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो पहला ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन दिया गया हरियाणा। चौथा ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक। तो जो 77 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। तो आप लोग बताइएगा कि कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा किस वस्तु का उत्पादन होता है? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि बुकर प्राइज़ विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वुमेन के लेखक कौन थे? क्या लिखा गया? द ऑथर ऑफ बुकर प्राइज़ विनर बुक गर्ल वुमेन अदर इज। तो इसके लेखिका कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया गया मार्गरेट अटवुड। दूसरा ऑप्शन दिया गया एलिप सफफ। तीसरा ऑप्शन दिया गया सलमान रश्दी। चौथा ऑप्शन दिया गया है बर्नाडीन इवारिस्टो। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा 78 का? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्नाडीन इवारिस्टो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 79 कि विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया था? तो पहला ऑप्शन दिया गया कैरोलिना मारिन। दूसरा ऑप्शन दिया गया ताई जू यिंग। तीसरा ऑप्शन दिया गया नोजोमी ओकुहारा। चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जो 79 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोजोमी ओकुहारा को जो है इन्होंने हराया था फाइनल में। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है हाल ही में भूटान के किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया गया है चुक्खा विद्युत परियोजना। दूसरा ऑप्शन दिया गया दगाछू विद्युत परियोजना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कुरिक्षा विद्युत परियोजना। चौथा ऑप्शन दिया गया मांगदेछू विद्युत परियोजना। तो जो 80 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि
मांगदेछू पावर पॉइंट अर्थात मांगदेछू विद्युत परियोजना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो पहला ऑप्शन दिया गया आभूषण, दूसरा ऑप्शन दिया गया चित्रकारी, तीसरा ऑप्शन दिया गया बांस कला, चौथा ऑप्शन दिया गया है संगमरमर की नक्काशी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। बांस कला जो है वेणु शिल्प का संबंध जो है इसी कला से संबंधित है, जो इनकी पुस्तक थी। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का 100% जैविक राज्य? पहला ऑप्शन दिया गया है क्वींसलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कैलिफोर्निया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया सिक्किम जो कि भारत में स्थित है। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया क्यूबेक जो कि कनाडा में स्थित है। तो जो 82 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। सिक्किम जो है पूरे विश्व में जो है 100% जो है जैविक राज्य है। भारत में तो है ही, पूरे विश्व में भी इसका प्रथम स्थान है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए वह किस खेल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन दिया गया बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन दिया गया डिस्कस थ्रो, तीसरा ऑप्शन दिया गया है गोला फेंक, चौथा ऑप्शन दिया गया भारोत्तोलन। तो जो 83 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन कि गोला फेंक जो है दीपा मलिक किससे रिलेटेड है? तो गोला फेंक से रिलेटेड हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि संयुक्त राज्य जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? पहला ऑप्शन दिया गया है पेरिस, दूसरा ऑप्शन जिनेवा, तीसरा ऑप्शन दोहा, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है न्यूयॉर्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा न्यूयॉर्क जो है 2019 में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम कहाँ हुआ था? तो 2019 का तो न्यूयॉर्क में हुआ था। फिर दिया गया है कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन है बेरी, दूसरा ऑप्शन है घेगा, तीसरा ऑप्शन है रतौंधी, चौथा ऑप्शन है वर्धानता। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 85 का कि चावल में जो है पालिश किए हुए चावल में इससे कौन सा रोग हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया विटामिन B6 के सामने इसमें दिया गया है कि धान की चोकर अर्थात राइस ब्रेन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B2 उसके सामने दिया गया कार्ड आयल या यकृत आयल, तो तीसरा ऑप्शन दिया गया विटामिन E जिसके सामने दिया गया है गेहूं अंकुर तेल, चौथा ऑप्शन दिया गया है विटामिन K इसके सामने दिया गया है अल्फाल्फा। तो जो है इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 86 का बी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा कि विटामिन B2 जो है वह कार्ड आयल यकृत से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए विटामिन B2 जो है किससे रिलेटेड है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। निम्न 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन ए जो है वह कथन है, दूसरा जो है आर जो है कारण है। तो अधिकांश विटामिन मानव शरीर में, यह कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व ही संश्लेषित करते हैं। तो इसका कूट दिया गया है कि ये तथा आर दोनों सही है और आर जो है कथन जो है एक ही सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन दिया गया ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो 87 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि ए सही है किंतु आर गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहली सूची में क्या दिया गया, दूसरी सूची में क्या दिया गया हम लोग देख लेते हैं। तो पहली सूची में दिया गया है केवलार के सामने दिया गया है विस्फोटक। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी के सामने टैक्साल के सामने दिया गया संश्लेषित रेशा। इसके बाद जो सी ऑप्शन दिया गया जिंक फास्फाइड उसके सामने दिया गया कैंसर रोधी दवा। चौथा ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोसेलुलोज, इसके सामने दिया गया है रोटेंडस नासी। तो जो 88 का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि पहले का क्या ऑप्शन हो जाएगा? पहले का राइट आंसर हो जाएगा केवलाल का वह संश्लेषित रेशा हो जाएगा और दूसरा जो है टैक्साल जो है कैंसर रोधी दवा हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा है वह हो जाएगा जिंक फास्फेट रोटेंडन नासी। नाइट्रोसेलुलोज का विस्फोटक में जो है कार्य किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो 89 क्वेश्चन है दिया गया है, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है?
जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ जो है इस परिघटना को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया ऊर्ध्वपातन, दूसरा ऑप्शन दिया गया वाष्पीकरण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है विसरण, चौथा ऑप्शन दिया गया है विकिरण। तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि ऊर्ध्वपातन में जो है जैसे कि इसमें जो है कि जैसे कोई वस्तु जो है हवा में रखी गई है तो वह जो है गायब हो जाती है, तो यह ऊर्ध्वपातन में होता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना का प्रयोग जो है अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रकीर्णन, चौथा ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन। तो जो 90 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किया जाता है। फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। कि पहला ऑप्शन दिया गया है कि वे जैव उत्प्रेरक हैं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो नीचे दिए गए कूट में जो सही उत्तर दिया गया है हम लोग उसका चयन करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया केवल एक, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि केवल दो, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है एक व दो दोनों सही है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है ना तो एक सही ना तो दो सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि एंजाइम जो है वह तो एक जैव उत्प्रेरक है, यह सही हो गया। और दूसरा जो है कि वह शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करता है जहाँ से वह उत्पादित होता है। तो यह दोनों जो ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि माँ का दुग्ध जो है नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें जो है निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया लौह, दूसरा ऑप्शन दिया गया कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन दिया गया पोटेशियम। तो जो 52 का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि लौह की कमी जो है माँ के दुग्ध में होती है, इसका अभाव होता है। और जो है तीनों चीज़ें कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम, यह सब जो है दुग्ध में माँ के दुग्ध में पाया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम के व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया ब्लैकवुड, दूसरा ऑप्शन दिया गया फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन दिया गया ग्रेफीन, चौथा ऑप्शन दिया गया केवलार। तो जो 93 का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि 4231 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि बिब्लियोमेट्री है क्या है। तो यह पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य है, दूसरा ऑप्शन है सूचना प्रबंधन सेवा है, तीसरा ऑप्शन है सूचना प्रबंधन उपकरण है, चौथा ऑप्शन है पुस्तकालय सेवा है। तो जो 94 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, सूचना प्रबंधन उपकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया संचार शक्ति, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अवशोषित शक्ति, तीसरा ऑप्शन दिया गया उत्सर्जक शक्ति, चौथा ऑप्शन दिया गया वापसी की शक्ति। तो जो 95 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि वापसी की शक्ति जो है एल्बिडो से संबंधित है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि DCO गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए। तो इसमें जो है कूट दिया गया कि पहला सही है, दूसरा ऑप्शन दिया केवल दो सही है, तीसरा ऑप्शन है केवल एक तथा दो दोनों सही है। इसके बाद चौथा दिया गया है ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह एक व दो दोनों सही हो जाएगा इसमें। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, जिसके सामने दिया गया है बायोसेफ्टी, दूसरा ऑप्शन दिया गया स्टॉकहोम सम्मेलन, इसके सामने दिया गया है अनवरत जैविक प्रदूषक, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके सामने दिया गया ओजोन परत, चौथा ऑप्शन दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल, इसके सामने दिया गया जल संरक्षण। तो जो 97 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि नीचे दिए गए दो कथन जिनमें से एक को कथन है तथा दूसरे को आर से दर्शाया गया है। तो पहला कथन इसमें पूछा गया कथन क्या है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। और दूसरा ऑप्शन दिया गया कारण पूछा गया कि तितली कम तापक्रम में नहीं रह सकती हैं। तो इसमें जो कूट दिया गया कि यह तथा आर दोनों सही है, परंतु आर कथन जो है एक ही सही व्याख्या करता है। और दूसरा ऑप्शन है कि ये तथा आर दोनों सही है, परंतु आर कथन जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है कि ये सही है किंतु आर गलत है, चौथा ऑप्शन है कि ये गलत है किंतु आर सही है।
तो जो 90A का राइट आंसर हो जाएगा वह यही हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में से एक पोषी स्तर पर दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है कि स्थिर रहती है कि बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि घटती है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए लाल शैवाल, दूसरा ऑप्शन दिए गए भूरा शैवाल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है हरा शैवाल, चौथा ऑप्शन दिया गया है नीला हरा शैवाल। तो जो 100 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को जो है स्पीड में इसलिए बताया गया है कि आप लोग जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वीडियो को देखते भी नहीं हैं। इसी के साथ जो है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे जो है आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही कि किस तरीके से यूपीपीसीएस में जो है क्वेश्चन आया था। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को जो है लास्ट तक देखा करिए, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि जो है कितने क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। और ईमानदारी के साथ आप लोग जो है पूरे क्वेश्चन जो है करने के बाद लास्ट में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जय हिंद, जय भारत।